तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। इसके बाद बात करेंगे बुद्धिस्ट श्राइन, पैटर्न, डिक्लाइन, काउंसिल और कंट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम वास्तुकला की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित वास्तुकला में कौन सी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे, तीर्थ स्थल कह सकते हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि किन राजाओं ने, किस राजवंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। सॉरी। फिर बात करेंगे कि क्या रीज़न था कि जिससे ये बौद्ध धर्म का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनके जो समर्थक थे, अनुयायी थे, वो समय समय पर कुछ स्थानों पर एक साथ उनकी मीटिंग हुआ करती थी और उसे कोई राजा स्पॉन्सर किया करता था और कोई जो फिलोसफर होते थे उनको उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। इन्हें कहा जाता था बौद्ध संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो हम इसके बाद बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो बौद्ध धर्म है उसका योगदान क्या है, उसका योगदान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बौद्ध वास्तुकला में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात स्तूप, और दूसरा है चैत्य, और तीसरा है विहार। अब इसमें से जो स्तूप है, स्तूप का मतलब है ये अर्ध गुंबदाकार संरचना है जहाँ पे भगवान बुद्ध की जो अवशेष हैं उनके शरीर के या फिर उनसे संबंधित कोई वस्तु है उसका कोई अवशेष है, या फिर केवल याद में ही। मतलब उनके अनुयायियों ने भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद उनका जो अस्थि अवशेष था उनको अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की अर्ध गुंबदाकार संरचना, जैसे सांची के स्तूप में आप देख सकते हैं, बनवाई। अब जिन लोगों को उनकी अस्थियां नहीं मिली, अवशेष नहीं मिले, तो उन्होंने उनकी किसी वस्तु के आधार पे उस जगह उनकी किसी वस्तु को रख करके और वहाँ पे इस तरह की संरचना बना दी। और जिसको ये भी नहीं मिला तो उसने केवल संरचना ही बनवा दी। तो इस प्रकार से स्तूप देखने को मिलते हैं, जिसमें से फेमस कौन सा है? अशोक का नाम जुड़ा हुआ है सांची के स्तूप से। इसी प्रकार से दूसरी संरचना है चैत्य। चैत्य का मतलब सीधा सा है बौद्ध धर्म के जो मंदिर हैं उनके लिए शब्द आता है चैत्य। तो आपको याद रखना है कि कार्ले में, नासिक के पास चैत्य है जो फेमस, जैसे सांची का मध्य प्रदेश में, ऐसे ही कार्ले का ये। फिर इसके बाद विहार। जो बिहार था, विहार मुख्यतः जो भिक्षुक हुआ करते थे उनके रहने के लिए बनवाए गए बिल्डिंग्स को कहा जाता था। यानी कि भिक्षुओं के रहने का स्थान, जिसे हम सरल भाषा में आश्रम कह देते हैं। तो बस वही समझ लीजिए कि जब हम बौद्ध धर्म में बात करते हैं तो उसी को विहार कह दिया जाता है। फिर बहुत सारे विहार बाद में संभवतः विश्वविद्यालय बन गए। तो उसमें से जो सबसे पहला वाला नाम आता है वो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था और नालंदा महाविहार नाम था इसका। और यही बाद में चल करके फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बन जाता है। तो ये हो गई वास्तुकला से संबंधित बातें। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल, या ये कहें कि तीर्थ स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित हम स्थल पहले भी देख चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। अभी फिर से एक बार देख लेते हैं अलग नज़रिए से। देखिए, कुछ स्थान तो सीधा भगवान बुद्ध से ही संबंधित हैं और ऐसे स्थान 8 हैं। कितने हैं? 8। इन्हें कहा जाता है अष्ट स्थान। इन्हें अष्ट स्थान कहा जाता है। तो अष्ट स्थान में नंबर 1 है लुम्बिनी। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ तो इनका बर्थ ही हुआ था। फिर इसमें नंबर 2 है बोध गया, जहाँ उन्हें निर्वाणा मिला। फिर इसके बाद नंबर 3 है सारनाथ। तीसरा हो गया सारनाथ। पहला था लुम्बिनी, फिर उसके बाद बोध गया, फिर उसके बाद सारनाथ। सारनाथ के बाद फिर अगला है कुशीनगर। नंबर 4 पे क्या है? कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनकी क्या हो रही है? महापरिनिर्वाण। कुशीनगर 4 तो ऐसे ही हो गए। फिर इसके बाद अगला है श्रावस्ती, नंबर 5। नंबर 6 पे है राजगृह,
और उसके बाद है राजगृह के बाद फिर वैशाली, राजगृह के बाद वैशाली। एक मिनट, राजगीर के बाद वैशाली। फिर इसके बाद 7 हो गए, एक और बचा संकास्य। संकास कहाँ है? ये यूपी में फर्रुखाबाद में है। तो आपको ये 8 स्थान तो याद होने ही चाहिए, है ना। 4 तो डायरेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस में ही आ रहे हैं, और उन 4 के बाद 4 ये हो गए, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और संकासी। अब इसके अलावा ये तो हो गए जो सीधा बुद्ध से संबंधित है। अब इनके अलावा और भी स्थान हैं, और भी स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध गए नहीं हैं, उनके उसके प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वहाँ इनसे संबंधित चैत्य या इस तरह से मोनेस्ट्रीज बनवाई गई हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको 2 नाम याद रहने चाहिए, एक अमरावती और अगला है नागार्जुन कोंडा। एक है अमरावती और दूसरा क्या है? नागार्जुन कोंडा, नागार्जुनी कोंडा। फिर इसके बाद बिहार में नालंदा आपको याद रखना है। गुजरात में 2 नाम याद रखने हैं, जूनागढ़ और वल्लभी। जूनागढ़ और वल्लभी इंपॉर्टेंट है ये। फिर मध्य प्रदेश में सांची हो गया, भरहूत हो गया, सांची हो गया, भरहूत हो गया, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में हो गया अजंता एलोरा केव्स, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद उड़ीसा में हो गया धौलागिरी, उड़ीसा में धौलागिरी। यूपी में कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल में जगदल हो गया, सोमापुरी हो गया। तो ये सारे के सारे जो प्लेस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसे 1 2 3 बार देखना है, याद हो जाएगा ये। अब बात करते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल जिसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। तो देखिए उसमें से एक तो है नालंदा, एक तो क्या है? नालंदा महाविहार। दूसरा है इस सीरीज में सांची का स्तूप। फिर उसके बाद महाबोधि टेम्पल, बोध गया। और अगला है अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो ये 4 स्थल हैं जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं उन शासकों की, उन वंशों की, डायनेस्टीज की जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है बिंबिसार का, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों ही मगध वंश से हो गए, मगध साम्राज्य से हो गए। प्रसेनजीत का नाम आता है, ये कौशल वंश से हो गए। उदयन का नाम आता है, ये वत्स। हम लोग 16 महाजनपद आगे जा चल के पढ़ने वाले हैं, तो 16 महाजनपदों में से ये नाम है, वत्स महाजनपद हो गया। फिर इसके बाद प्रद्योत का नाम आता है, प्रद्योत अवंती से हो गए। फिर इसके बाद अशोक, सबसे इम्पोर्टेंट अशोक, और उसके बाद दशरथ जो कि अंतिम मौर्य शासक, तो ये मौर्य वंश से हो गए। फिर इसके बाद मिलिंद पन्हो में नाम आया था मिनांडर का, मिनांडर या मिलिंद का, ये हिंद यूनानी शासक। फिर इसके बाद कनिष्क का नाम आता है, तो ये कुषाण वंश से हो गए। फिर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन वो डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी, भगवान शिव के भी भक्त थे, वर्धन डायनेस्टी से। और पाल शासकों में गोपाल का नाम है, धर्मपाल का नाम है, रामपाल का नाम है। गोपाल, धर्मपाल, रामपाल, ये पाल शासक हो गए। अब आगे चल के भी हम देखेंगे इस तथ्य को कि अशोक जो था उसने तीसरा जो बौद्ध संगीति था उसे आयोजित किया था। वहाँ उसका स्पॉन्सर किसने किया? तीसरी बौद्ध संगीति का स्पॉन्सर किसने किया? अशोक ने। और इसमें उसने ये निर्णय किया कि उसका जो पुत्र महेंद्र है और उसकी पुत्री संघमित्रा है, इनको विदेशों में भेजा जाए, श्रीलंका भेजा गया धर्म प्रचार के लिए। चौथी जो बौद्ध संगीति है ये है कनिष्क से जुड़ी हुई, कनिष्क इसके स्पॉन्सर थे। और इन्होंने चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, इन जगहों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशन भेजे थे।
और बंगाल और बिहार में पाल जो शासक थे, अभी हमने देखा 3 पाल शासकों के नाम, तो ये लास्ट ये अंतिम वो शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलना बंद हो गया। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो अब तक फल फूल रहा था डिक्लाइन फेज में आ गया। तो देखिए, पतन के कारणों में से पहला कारण ये है कि बौद्ध धर्म जिन ब्राह्मणिक डोमिनेशन के खिलाफ उत्तर वैदिक काल में जिन पाखंड के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी, उनमें से कुछ बातों को उसने अपना लिया। जैसे कि जो बहुत सारे जो ब्राह्मणिक रिचुअल्स थे, सेरेमनीज थी, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को इन्होंने अपना लिया। बाद में हम लोग महायान, हीनयान और महायान हमने देखा था। तो महायान में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बना करके उनको पूजना शुरू कर दिया। तो ये बातें बिल्कुल उत्तर वैदिक काल का जो धर्म था उससे मिलती जुलती थी। तो इस वजह से ये तो एक हुआ कि पहले जिन बातों को मना किया गया दोबारा से उनको अपना लिया। तो एक तो ये हुआ कारण नंबर 1। दूसरा है कि 9वीं शताब्दी में जो सनातन धर्म है उसमें शंकराचार्य के रूप में एक कहना चाहिए कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का रिवाइवल होता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य आए और उन्होंने उस समय पे जिस प्रकार उत्तर वैदिक काल में पाखंड व्याप्त हो गया था, उस पाखंड को मिटाने के लिए भगवान बुद्ध आए। उसी प्रकार से बुद्ध के जाने के बाद अब लगभग 900 साल बीत चुके थे और 1000 साल लगभग बीत चुके थे। इन 1000 सालों के बाद बौद्ध धर्म में भी पाखंड बहुत बढ़ गया। भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं को लोग भूल करके तरह तरह के पाखंड और तरह तरह के उन्होंने मतांतर बना लिए थे। इन सब की वजह से त्राही त्राही मच रही थी और तब आ गए भगवान शंकराचार्य और इन्होंने अपने बुद्धि बल से समस्त पाखंड को छिन्न भिन्न किया और पूरे भारत को अद्वैत की शिक्षा दे करके एक सूत्र में बांधना शुरू किया। तो ये एक कारण था। तीसरा कारण संस्कृत भाषा को ऐसे ही समझिए जैसे आज के समय पे इंग्लिश है ना। जो स्टेटस इंग्लिश का है वही स्टेटस उस समय की संस्कृत भाषा को था। अब संस्कृत बोलने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे, जैसे इंग्लिश बोलने और समझने वाले लोग की संख्या कम है, हिंदी भाषियों की ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से उत्तर भारत का ये रेशियो मैं बता रहा हूँ कि उत्तर भारत में हिंदी भाषियों की संख्या ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से उस काल में संस्कृत बोलने वालों की संख्या कम थी, लेकिन बाद में क्योंकि जो लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए वो संस्कृत जानने वाले वर्ग से संबंधित थे, तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की बातों को संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया और जो कि आम आदमी के पहुंच से दूर की बात थी। तो एक ये भी कारण कहा जा सकता है। फिर अगला कारण है जो कि जिससे सारे कारण फिर जुड़ जाते हैं और वो है मोरल स्टैंडर्ड। जो भिक्षुक थे उनके नैतिक स्तर में कमी आनी शुरू हो गई। उनका जो नैतिक पैमाना है जो बहुत उच्च स्तर पे था उत्तर वैदिक काल में भगवान बुद्ध के समय पे, वो दिनों दिन गिरता गया। तो ये मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जो फिर दूसरी चीज़ों को मौका दे देती है कि वो हावी हो सकें। तो एक ये बात थी। फिर भगवान बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश तो करा दिया था बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में, लेकिन उनको भी पता था कि ये भविष्य में चल करके ये फिर एक समस्या बन जाएगी। तो महिलाओं के प्रवेश की वजह से बहुत तरह की दूसरी व्यवहारिक समस्याएं आने लग गई भगवान बुद्ध के जाने के बाद। फिर जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में बहुत सारे शासकों ने संरक्षण दिया। संरक्षण इसीलिए दिया क्योंकि नैतिक स्तर बहुत उच्च थे बौद्ध भिक्षुओं के, लेकिन बाद में जब ये सब चीज़ें डाउनफॉल में जाएंगी तो उनको फिर संरक्षण मिलना भी बंद हो जाएगा। और न केवल संरक्षण मिलना बंद हुआ बल्कि ये भी हुआ कि बहुत सारे शासकों ने जो आक्रमणकारी थे उन्होंने फिर बौद्ध मंदिरों को गिराना शुरू किया और बौद्ध धर्म को एक तरह से कहना चाहिए अटैक स्टार्ट कर दिया। तो उसमें हूण किंग मेहिर कुल का नाम आता है, हूण शासक। और
बाद में फिर जो तुर्क आक्रमणकारी थे 12वीं शताब्दी में आएंगे, उन सब लोगों ने। तो ये थे वो कुछ कारण। तो अगर एक शब्द में कारण को मतलब बताया जाए तो कीवर्ड्स की बात की जाए तो कीवर्ड में है नंबर 1 आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, नंबर 2 शंकराचार्य, नंबर 3 संस्कृत, नंबर 4 मोरल स्टैंडर्ड, और नंबर 5 हो जाएगा महिलाओं का प्रवेश, और नंबर 6 हो जाएगा आक्रमणकारी। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि डिक्लाइन को बताते हैं। अब बात करते हैं कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज बुद्ध के भगवान बुद्ध के जाने के बाद अगले 1000 सालों में जो बनकर के तैयार हुई वो कौन कौन सी थी, कहाँ थी और कौन था उनका फाउंडर। तो इसमें देखिए एक नाम आता है सबसे इम्पोर्टेंट, नालंदा। नालंदा बिहार में, और कुमार गुप्त प्रथम इसके फाउंडर थे। इसी तरह से उदनपुरी, ये भी बिहार में थी, और पाल शासक गोपाल इसके संरक्षक थे, फाउंडर थे। फिर इसके बाद विक्रमशिला इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ है, ये भी बिहार में, और इसके जो फाउंडर है वो कौन है, धर्मपाल। तो देखिए जो फर्स्ट वाला थर्ड वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर सोमपुरी, सोमपुरी ये बंगाल में है और धर्मपाल इसके फाउंडर हैं। और जगदल में जो कि बंगाल में है, रामपाल ने स्थापना की। और वल्लभी गुजरात में भटरक ने, भटरक जो थे मैत्रक शासक थे। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ। तो देखिए भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनके जो अनुयायी थे समय समय पर असेंबलीज किया करते थे, मीटिंग किया करते थे, जिसमें कि बौद्ध धर्म से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती थी। तो इस तरह की जो संगीतियाँ हैं काफ़ी सालों सालों के दौरान होती रही हैं, लेकिन शुरू की जो 4 संगीतियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो 4 संगीतियों में हम 4 तरह से बातें करेंगे कि पहले तो कब हुई, कहाँ हुई, फिर दूसरी बात किसने उसको स्पॉन्सर किया, तीसरी बात किसको उसमें अध्यक्ष बनाया गया, और आखिरी बात उसमें मुद्दा क्या था। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं ईयर और प्लेस की, कब हुआ कहाँ हुआ। तो देखिए ईयर की बात करें तो सबसे पहले 483 BC, एक तो ये डेट आपको याद रखनी है, और उसके 100 साल बाद 383 BC, ठीक है। और दोनों के बीच में पहले फर्स्ट जो काउंसिल है और सेकंड काउंसिल है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, 100 का हुआ ना। और फोर्थ काउंसिल जो है उसका डेट क्या है, 100 AD है, ध्यान रखिएगा 100 AD, ठीक है। बाकी BC की बात चल रही। और जो थर्ड वाला है वो हो जाएगा 250 BC। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। पहले आपको याद रखना है 483, फिर 100 माइनस कर देना है 383, और जो माइनस की हो वो फोर्थ वाला हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा 250। तो ये AD वाला डेट हो गया, बाकी के ये कितने हो गए, ये BC वाले हो गए। अब प्लेस की बात कर लेते हैं। तो प्लेस में पहला वाला आपको याद रखना है, ये राजगीर या राजगृह बिहार में। सेकंड भी बिहार में ही होता है, वैशाली, सेकंड वैशाली बिहार में। फिर इसके बाद पाटलिपुत्र में हो रहा है तीसरा, और उसके बाद फोर्थ कहाँ हो रहा है, कश्मीर कुंडलवन में। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा राजगीर, फिर इसके बाद वैशाली आ जाएगा, फिर यहाँ पे पाटलिपुत्र, और यहाँ आ जाएगा कश्मीर। ये हो गया। अब इसके बाद रूलर्स की बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, एक एक। तो ये देखिए ए के, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए इसमें, अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, और उसके बाद कनिष्क। अब बात करते हैं कि कौन थे इसके प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट जो काउंसिल उसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। दूसरी जो काउंसिल हो रही है उसके प्रेसिडेंट हैं सब्बाकामी। और तीसरी जो काउंसिल हो रही है उसके कौन है, तिस्सा, मोगलपुत्र तिस्सा। ये अशोक के छोटे भाई भी बताए जाते हैं। और जो फोर्थ वाली थी उसमें वास्तुमित्र चेयरमैन है,
और अश्वघोष वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो वासुमित्र और अश्वघोष। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्या था, महाकश्यप, तो ये महाकश्यप के लिए हो गया। फिर उसके बाद सब्बाकामी, फिर उसके बाद तिस्सा, और तिस्सा के बाद फिर दो लोग हैं, वासुमित्र और अश्वघोष, वासुमित्र और अश्वघोष। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पास सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हैं। तो पहले तो डेट ही हो गया, 483 से स्टार्ट करेंगे, 100 माइनस कर देंगे और इधर 100 कर देंगे और बीच में आ जाएगा 250। फिर उसके बाद प्लेस की बात करें तो प्लेस में आ जाएगा राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर कुंडलवन। फिर उसके बाद रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क, और फिर उसके बाद जो इनके अध्यक्ष बने तो महाकश्यप, सब्बाकामी, तिस्सा, वासुमित्र, अश्वघोष। तो ये तो हो गई बात किस पे, ये हो गई जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब ये देखते हैं कि मुद्दे क्या थे। तो देखिए पहली जो बौद्ध संगीति हो रही है वहाँ पास विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक जिसका कंपाइलेशन किसने किया, उपाली ने किया, और सुत्त पिटक का कंपाइलेशन किसने किया, आनंद ने किया। इनका इनका एक तरह से कहना चाहिए पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। आज सरल भाषा में एक बात करें तो इनका क्या किया जा रहा है, विमोचन किया जा रहा है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक का विमोचन कब हो गया, पहली संगीति में। फिर अब दूसरी संगीति की बात करते हैं। तो इस दौरान अब बौद्ध धर्म में जो उनके अनुयायी हैं अब यहाँ पे मतांतर में बंटने शुरू हुए। तो इस टाइम पे स्थाविरवादीन और महासंघिक में विभाजन शुरू हो रहा है। फिर इसके बाद तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक, क्योंकि 3 पिटक थे ना, तो सुत्त और विनय का तो पहली संगीति में ही कंपाइलेशन हो गया है, संकलन हो गया। अब जो तीसरा वाला है उसका तीसरी संगीति में कंपाइलेशन हो जाता है। और इसी दौरान अशोक ने निर्णय किया कि भाई अब इंडिया के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये बात भी इसी में आती है। फिर इसके बाद जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई उसमें क्लियर डिवीज़न हो गया हीनयान और महायान के रूप में। जो अभी तक पहले में दूसरे के दौरान स्थाविरवादीन और महासंघ के रूप में जो फूट पड़ी थी, अब यहाँ पे क्लियर डिवीज़न हो गया, हीनयान हो गया और महायान हो गया। इसके अलावा महाविभाषा शास्त्र का संकलन हुआ, यानी इस पुस्तक का कह सकते हैं विमोचन हो गया, और संस्कृत में ये पुस्तक लिखी गई थी, इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये हो गई बात। अब देखिए बौद्ध धर्म से ही थोड़ा संबंधित एक शब्द है, उस पर बात कर लेते हैं, जैन। आपने जैन योगा करके सुना होगा, जैन योगा के रूप में ये फेमस है। तो ये क्या है, ये महायान, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, ये उसके अंतर्गत आता है। और ये भगवान बुद्ध का जब बौद्ध धर्म का जब चीन में प्रचार प्रसार हुआ था, तो चाइना में जो तांग डायनेस्टी थी उस दौरान ये वहाँ डेवलप हुआ। फिर वहाँ से होता हुआ ये जापान पहुँचा 7वीं शताब्दी में। और इस जो योगा है इसमें सारा जो फोकस है वो किस पे ध्यान दिया, उसमें किस पे रखा जाता है, ध्यान पे रखा जाता है। समस्त जो इसका केंद्र बिंदु है इसमें वो क्या है, ध्यान। तो 3 बातें आपको जैन योगा के बारे में पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है, महायान। नंबर 2 ये कहाँ पे विकसित हुआ, तो चाइना और जापान। और नंबर 3 इसमें मुख्य बात क्या है, तो वो है मेडिटेशन। 3 बातें जैन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि इंडियन कल्चर में, भारत के संदर्भ में, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बौद्ध धर्म का क्या कंट्रीब्यूशन है। मेंस में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है और हमको 5 या 6 मार्क्स में इसका आंसर लिखना है, तो हम कौन सी बातें लिखेंगे। देखिए ऐसा है कि बौद्ध धर्म हो या और भी किसी धर्म की बात करें, जो बातें यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो अच्छी बातें हैं वो बाकी जगह में मिल जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी धर्म में, किसी किसी साधन पथ में कुछ बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे ही अगर हम जैन धर्म की बात करें तो भाई जैन धर्म में अहिंसा पर थोड़ा ज़्यादा जोर है, बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का जोर है, बौद्ध धर्म में कह सकते हैं मध्यम पथ पे ज़्यादा जोर है। तो कुछ एक बात होती है जिस पे उनका ज़्यादा जोर होता है। तो अब इसमें आंसर में हम किस तरह से देंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा। तो देखिए आप सबसे पहले बताइए कि
अहिंसा जो हम लोग हमारे चाहे संविधान में देखने को मिल जाए ये तत्व, चाहे हमारे कल्चर में जो हमारे ट्रेडिशंस है वहाँ देखने को मिल जाए, तो जहाँ भी अहिंसा का जो तत्व है जिसको कि एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, इस मूल्य को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से निकल रहा है? बौद्ध धर्म से निकल रहा है। फिर जो हमारे वास्तुशिल्प और कला है जैसे कि सांची, भरहुत, गया, तो ये सब भी इस फील्ड में भी इनका इस तरह से कंट्रीब्यूशन हो गया। तो एक हो गया वैल्यू वाइज और एक हो गया बिल्डिंग वाइज। फिर इसके बाद अगला है शिक्षा के क्षेत्र में। उस दौरान जब गुरुकुल का ज़माना था तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी उस समय शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, तो शिक्षा में भी इस तरह से योगदान हो गया। फिर क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं पाली भाषा में दी थी, तो उस समय की हो सकता है बहुत सारी भाषाएं आज विलुप्त हो चुकी हों, लेकिन पाली आज भी बनी हुई है, तो ये भी एक महत्व की बात हो गई कि भाई इसी बहाने पाली को संरक्षण मिल गया। फिर भारत का जो कल्चर है, भाई बौद्ध धर्म यहाँ से भारत के बाहर कहीं जाएगा तो वहाँ ये बात तो रहेगी ना कि आया कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से हुई, तो भारत से हुई। तो इस तरीके से जो इंडियन कल्चर है वो एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में और भी वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में ये इंडियन कल्चर को ही एक तरह से क्या करता है? प्रमोट करता है। तो इतने पहलू आपको लिखने हैं। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? अहिंसा के बारे में। नंबर 2 रहेगा आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में। नंबर 3 में हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं। नंबर 4 में हम रीजनल लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। और नंबर 5 में हम वर्ल्ड में जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पे हमारा इंडियन कल्चर का ये प्रमोशन हो रहा है उसकी बात कर सकते हैं। तो इतनी बातें हमें इस टॉपिक में लिखनी होंगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर। तो ये थी भाई आज की बात, आज का लेक्चर। अब हम इस पर एक बार फटाफट जो भी हमने देखा उसको क्विक समराइज करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए हमने स्टार्ट किया था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। 3 शब्द हैं, मतलब पता होना चाहिए। स्तूप, जहाँ अर्धगुम्फाकार संरचना, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष। चैत्य क्या है? मंदिर है। विहार क्या है? विहार बिल्डिंग है जो कि भिक्षुओं के रहने के लिए बनवाई गई है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल में 8 स्थान याद रखने हैं आपको। 4 तो सीधा उनके जन्म, निर्माण, प्रथम प्रवचन और परिनिर्माण से संबंधित हैं। तो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, 4 तो यही हो गए। फिर 4 और कौन है? श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और सानकासी, 4 ये हो गए। 8 स्थान हो गए। 8 स्थान के अलावा अब स्टेट वाइज देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, अमरावती और नागार्जुन कोंडा। बिहार में नालंदा है ही। गुजरात में 2 इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ और वल्लभी। मध्य प्रदेश में सांची और भरहुत हो गया। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई। उड़ीसा में धौलागिरी। यूपी में 3 इंपॉर्टेंट है, कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा। वेस्ट बंगाल में जगदल और सोमापुरी। यूनेस्को की हेरिटेज साइट से संबंधित कुछ स्थल हैं जैसे कि नालंदा हो गया, सांची हो गया, बोधगया हो गया और अजंता की गुफाएं। फिर कौन वो राजा थे, राजवंश थे जिन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया? सबसे इम्पोर्टेंट बिम्बिसार और अजातशत्रु। फिर उसके बाद कौशल से प्रसेनजीत, उदयन का नाम भी जुड़ता है, प्रद्योत हो गए। फिर अशोक सबसे इम्पोर्टेंट, दशरथ हो गए इसी वंश में, अशोक के ही वंशज। फिर इसके बाद मिलिंद, मिनांडर और कनिष्क। कनिष्क के बाद फिर बात हर्षवर्धन तक जाती है। हर्षवर्धन के बाद अंतिम जो लाइन मिल रही है संरक्षण में वो कहाँ से मिल रही है? गोपाल, धर्मपाल, रामपाल से। फिर तीसरी बौद्ध संगीति में उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था। चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्क ने चाइना, कोरिया, जापान में भी फैला दिया इसको। पाल शासक जो थे अंतिम शासक थे जिन्होंने संरक्षण दिया। डिक्लाइन के 6 रीजन मैंने बताया, 1 मूर्ति पूजा, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा संस्कृत, चौथा मोरल स्टैंडर्ड वाली बात थी, 5वां था कि महिलाओं का प्रवेश हो गया और 6ठा था आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म पर सीधा प्रहार करना शुरू किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और उनके फाउंडर का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा इसमें हो गया। नालंदा के बाद फिर ओदनपुरी हो गया बिहार में ही, विक्रमशिला, तो 3 तो बिहार में ही हो गए।
फिर उसके बाद नॉर्थ बंगाल में सोमपुरी सोमापुरी हो गया, जगदल हो गया, और गुजरात में वल्लभी हो गया। और इनके जो फाउंडर हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। नालंदा में कुमारगुप्त हैं, यहाँ गोपाल हैं, विक्रमशिला के लिए धर्मपाल हैं, और सोमापुरी धर्मपाल, जगदल में रामपाल, और भद्रक हैं इसके वल्लभी के। फिर उसके बाद ये यहाँ पे देखिए इसमें ही सारी इन्फॉर्मेशन है संगीति के बारे में। 483, 100 साल बाद 383, और उसके बाद ये 100 यहाँ पे कर देंगे और बीच में आ जाएगा 250। फिर इसके बाद ये संरक्षक कौन है, इसके पैटर्न कौन है, तो एके आपको याद रखना है। एके में क्या हो गया, इसमें हो गया अपना अजातशत्रु, उसके बाद हो गया कालाशोक, कालाशोक के बाद अशोक, अशोक के बाद कनिष्क, 4 ये हो गए। फिर आपको याद रखना है कि इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो प्रेसिडेंट है महाकश्यप, सब्बाकामी, तिस्सा, वसुमित्र और अश्वघोष। फिर इसके बाद ये कि कहाँ हुआ, तो जो फर्स्ट था वो राजगृह में हुआ, फिर दूसरा वाला जो था ये वैशाली में, फिर तीसरा पटना में, और फिर अगला कश्मीर कुंडलवन में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। पहले में क्या हो रहा है, सुत्त और विनय पिटक का संकलन हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ विभाजन शुरू हो गया, स्थाविरवादी महासंघिक। और तीसरे में क्या हो रहा है, अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हो रहा है, और मिशनरीज को बाहर भेजने के लिए डिसीजन लिया गया। और लास्ट वाले में हीनयान महायान में क्लियर डिवीज़न, और साथ ही साथ महाविभाषा शास्त्र का कंपाइलेशन। जैन योगा में 3 बातें जानने लायक हैं कि पहला महायान से रिलेटेड है ये, दूसरी बात जापान चाइना में फैला, और तीसरी बात मेडिटेशन पे इस पे जो इसका जोर रहता है। कंट्रीब्यूशन बुद्धिज़्म का इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले अहिंसा पे बात करेंगे, फिर उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, फिर उसके बाद एजुकेशन में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, पाली लैंग्वेज को संरक्षण मिल गया इसकी वजह से, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर इसका इंडियन कल्चर का प्रमोशन बाकी जगहों पर किया जा रहा है। तो ये हो गई बातें। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैनिज़्म स्टार्ट होगा।